अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, नाज़रीन गिराम, पिछले हफ्तों में एक सऊदी साबिक सफ़ीर बंदर बिन सुल्तान आल सऊद की तरफ से एक बहुत बड़ा इंटरव्यू छाया हुआ था और इसी तरह से अमेरिका की तरफ से, वहाँ की वजारत खारजा की तरफ से साबिक अमेरिकी वज़ीर खारजा हिलेरी क्लिंटन के 33,000 ईमेल का इंकशाफ किया गया था। इन दोनों सूरतों में, इन दोनों चीज़ों को लेकर के सऊदिया के जो दुश्मन हैं उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में आया कि सऊदी किस तरह से खामोशी से अपना काम करता है और वो अपने असली दोस्त और दुश्मन की पहचान अच्छी तरह से रखता है। इससे पहले दुश्मनाने सऊदिया जो प्रचार आमतौर से करते थे सऊदी के खिलाफ कि वो अमेरिका का गुलाम है, उसके करने पे चलता है, हर काम वही करता है जो अमेरिका चाहता है, ऐसा और वैसा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन क्या ये सारी बातें जो सऊदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाती हैं कि अमेरिका की हिमायत के बगैर सऊदी रह नहीं सकता है, ऐसा और वैसा, क्या ये सारी बातें सही हैं? इनमें कुछ वजन है? या है कि सऊदी जब से कायम है उस वक्त से वो खुद मुख्तार है, वो अपने दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करता है। वो कोई सुपर पावर से सुपर पावर ताकतें हों, कोई भी मुल्क हो, कहता कि अमेरिका को फिलहाल सबसे सुपर पावर मुल्क माना जाता है, मैं उसी से मुआवजा करूंगा, अमेरिका से। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो साबिक अमीर रहा है बंदर बिन सुल्तान, सफीर रहा है अमेरिका में 30 साल तक। इसने लंबा चौड़ा जो इंटरव्यू किया अल अरबिया चैनल पे, उसमें इसने सऊदिया के जो एहसान फरामोश थे सबको उजागर कर दिया, सबको सामने लाया और आस्तीन के सांपों की इसने पहचान करा दी कि हमारे अंदर रह करके कौन हमको खोखला कर रहे हैं। सारी चीज़ें इसने वजाहत से बयान कर दी, खासतौर से फिलिस्तीनी इशू को लेकर के कि रूस, बरतानिया और अमेरिका के साथ मिल करके किस तरह से हमने हर मौके पर साथ दिया, सियासी पैमाने पर, आलमी सियासत में किस तरह से सऊदी ने रोल अदा किया है, खासतौर से अमेरिका जो सबसे बड़ा हिमायती है इसराइल का, कितने किस किस मोड़ पर अमेरिका को उसने रोका है और जवाब दिया है। और फिलिस्तीन की जो ये हालत इस वक्त कुछ बची हुई है उसमें किस तरह से सऊदी ने रोल अदा किया है। अमेरिका के कितने उसके कितने आर्डर को और उसके कितने मामलात को इसने दबाया है फिलिस्तीनियों के ताल्लुक से, इसलिए कि अमेरिकी इशारे के बगैर इसराइल कुछ कर नहीं सकता है, उसकी इजाजत, उसके इशारा जरूरी होता है। तो सऊदी ने क्या किरदार अदा किया वो सारी चीजें इसने बताई। इसी तरह से हिलेरी क्लिंटन के 33,000 ईमेल जो इस वक्त इंकशाफ किए गए हैं, ट्रंप ने जो कराया, उसके अंदर इखवानियों का किस तरह से पोल खुला है, कतर और तुर्की का किस तरह से पोल खुला है कि इस लोमड़ी ने मिल करके ओबामा के साथ किस तरह से मशरिक वस्ता को तबाह करने का इरादा किया था और किया, काफी हद तक किया। और ओबामा के बाद ये किस तरह से मुल्क का सदर बनना चाहती थी और उसके बाद जो बचा कुचा मामला था उसको ये साफ करने वाली थी। और आखिरी टारगेट जो सऊदिया था, इसने साफ साफ लिखा है कि हमारे सामने सबसे खतरनाक चीज, जो सबसे अहम, जिसको हम कभी कुछ नहीं कर सके, वो सऊदिया है। सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने सऊदी था, उसको हम कुछ नहीं कर सके। वो हर जगह टांग अड़ाता था,
अरब ममालिक में, खास तौर से बहरीन के अंदर, यमन के अंदर, मिस्र के अंदर। इसने सब ईमेल में सब कुछ बता दिया गया। उस वक्त से सब खामोश हैं, न कोई सऊदी का जिक्र कर रहा है, न कोई अमेरिका को बता रहा है कि सऊदी अमेरिका का गुलाम है। तो उन्हीं चीजों पर आज मुख्तसर गुफ्तगू होगी। बहुत ये लोग उछालते थे कि सऊदी ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हमारी हिमायत के बगैर 2 हफ्ता नहीं रह सकता है। इंतखाबी बयानात में आदमी बहुत कुछ कह जाता है, खास तौर से सऊदी को टारगेट किया जाता है अमेरिका के अंदर, इसलिए कि सऊदी के मुखालिफिन बहुत पाए जाते हैं। सऊदी के खिलाफ बोलने से उनका वोट मिलता है। सऊदी के खिलाफ बोला, सिर्फ सऊदी के खिलाफ वो नहीं बोला था, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ वही बात कही थी, जर्मनी के खिलाफ उसने वो बात कही थी, रूस के खिलाफ उसने वो बात कही थी, बहुत सारे मुल्कों के खिलाफ वही बात उसने कही थी। लेकिन किसी का प्रोपेगेंडा नहीं किया गया सिवाय सऊदीया के। और जवाब भी दिया तो सिर्फ सऊदी ने जवाब दिया अमेरिका का। ट्रंप की बातों का जवाब सऊदी ने दिया और वहां के बादशाह ने नहीं दिया, वली अहद ने दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया। और कहाँ? अमेरिका में जाकर के दिया। ब्लूमबर्ग जो वहां से अखबार निकलता है, उसके नुमाइंदे को वहां जाकर के बयान दिया और कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया हमें किस नजर से देखती है, हमें अपने मुल्क और कौम की फिक्र है। सऊदी और सऊदी अवाम की मसलहत में जो भी हो सकता है हम उसे पूरी कुव्वत के साथ कर गुजरेंगे। कोई क्या कहता है हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अमेरिका से हम मुफ्त में असलहा नहीं खरीदते हैं, हम पैसा दे करके उससे खरीदते हैं। और ट्रंप जो ये बात कह रहा है कि हमारी हिमायत के बगैर 2 हफ्ता नहीं चल सकता, तो सुन लो कि अमेरिका, सऊदी उस वक्त से मौजूद है जब अमेरिका का वजूद ही नहीं था। और आप तारीख पढ़ेंगे सऊदी की और अमेरिका जो इस वक्त जो जमहूरी अमेरिका है, तो अमेरिका से 30 साल पहले सऊदी अरब कायम हो चुका था। उस वक्त अमेरिका का नक्शा नहीं था, अमेरिका जो है दुनिया में मौजूद नहीं था। जो इस वक्त है विलायत मुत्तहदा, यूएसए जिसे कहते हैं, उसी की तरफ इशारा किया था। सऊदी अरबिया वाज देयर बिफोर यूएस, वी आर एबल टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, ये बात उसने कही थी। ओबामा करीब 8 साल मशरिक़ वस्ता में हमारे मफादात और एजेंडे के खिलाफ काम करता रहा, ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। नतीजतन अमेरिका ओबामा की क़यादत में नाकाम रहा और हम अमेरिका के बगैर कामयाब रहे। हम अपने दिफा के लिए किसी के मोहताज नहीं है। ये तफसील यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद ये जो जवाब दिया सऊदी ने ट्रंप को, गर्चे इंतखाबी उसका बयान था, फिर भी सऊदी ने बयान दिया, जवाब दिया, उसका डट के जवाब दिया और पीछे नहीं हटा और ना ही कबूल किया कोई चीज कि हाँ हम देंगे ऐसा वैसा। उसके बाद देखिए ट्रंप का क्या बयान आया, उसका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। Well, I have nothing to do with Saudi. Just so you understand, I don't make deals with Saudi Arabia. I don't have money from Saudi Arabia. I have nothing to do with Saudi Arabia. I couldn't care less. And I will tell you, and as most of you know, being president has cost me a fortune, and that's okay with me. I knew that a long time ago. But being president has cost me a fortune. A tremendous fortune like you've never seen before, but someday I'll tell you what that is. All I do is focus on this country and making great deals for this country. I don't focus on making great deals for myself because I don't care anymore. So Saudi Arabia has nothing to do with me. What does have to do with me is putting America first. क्या कह रहा है ये? सऊदीया से हमारा कोई वैसा लेन देन नहीं है, कोई जाती मामला नहीं है। मैं जो कुछ करता हूँ अपने मुल्क के लिए करता हूँ, सऊदी के खिलाफ मैं कुछ कर नहीं सकता। सऊदी के हमारे पास बहुत सारे पैसे हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं। इस तरह का बयान दे रहा है। Wait. They're buying hundreds of billions of dollars worth of things from this country. If I say we don't want to take your business, if I say we're going to cut it off, they will get the equipment
military equipment and other things from Russia and China. तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं उससे ताल्लुकात खराब कर लूं, जो कि अरबों डॉलर में हमारे यहाँ से असलहा खरीदता है, हमारे बैंकों में उसके अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, रूस चीन ये सब मुंह खोल करके खड़े हुए हैं, वो तैयार हैं, वो हमारी जगह। Russia and China would be very, very happy because right now we're doing very well against China. We're doing very well against everybody, including Russia, and I'm going to keep it that way. I'm not going to destroy the world economy. क्या कह रहा, सऊदी से इख्तिलाफ करके मैं अपने मुल्क के इक्तिसाद को, अपने मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करना चाहता हूँ। And I'm not going to destroy the economy for our country by being और मैं full. कोई गलत हरकत करके मैं कोई अहमकाना काम नहीं करूंगा सऊदी के खिलाफ। With Saudi Arabia. So I think the statement, wait a minute, I think the statement was pretty obvious what I said. ये बयान आप कहीं नहीं देखेंगे, ये जो इस तरह से इसने कहा, यानी मैं अहमकाना कोई बयान दे करके, कोई अहमकाना कदम उठा करके सऊदी के खिलाफ चाहते हो कि अपनी मईशत को मैं तबाह कर लूं, इस तरह की बात इसने कही है। सऊदी ने डट करके जवाब दिया। इस तरह से अमेरिका का सदर जो है कहने पर मजबूर हुआ है। जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक पैमाने पर दबाव बना होगा। ओबामा ने सऊदी को 5 हिस्सों में तकसीम करने का इरादा किया था, जिसको मशरूत शर्क़ औसत कहते हैं, मिडिल ईस्ट प्लान के नाम से। ये हिलेरी और ओबामा ने ये बनाया था कि सऊदी को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 8 साल वो चले गए करके, खेल खेल के चले गए, साजिश रचते रहे, लेकिन अमेरिका का, सऊदी का कुछ नहीं कर सके वो लोग, बल्कि उल्टा इस वक्त ओबामा के खिलाफ मुकदमा चल रहा अमेरिका में कि मुर्सी हुकूमत को जो 8 अरब डॉलर तुमने दिया था वो किस वजह से दिया था, किसका खजाना था, तुम्हारे बाप का था क्या? उसको ले करके आओ। मुर्सी हुकूमत को जो दिया था, इख्वानी मुर्सी हुकूमत को ओबामा ने 8 अरब डॉलर दिया था, वो इसराइल की वजह से दिया था कि वहाँ जो फिलिस्तीनी हैं वो सहाराए सेना में उनको बसाया जाएगा। ये प्लान था इन लोगों का। इसका मुकदमा चल रहा है। ये देखिए 5 हिस्सों में कैसा तकसीम करना चाहते थे लोग सऊदी को। वहाबिस्तान बीच में बनाते, यहाँ पे आले सऊद की हुकूमत होती, बाकी 4 टुकड़ा कर दिया था, वो सब दूसरों की वहाँ हुकूमत रहती। दो 2011 में अमेरिका अपने दलालों और एजेंटों का इस्तेमाल करके जिस अरब फसादिया को जन्म दिया था, उसका मकसद भी सऊदी निज़ाम को गिराना था। लेकिन ओबामा अपना काला मुंह लेकर चला गया। सऊदी अरब अभी उसी आबोताब से बाकी है। इस सऊदी अरब का कमाल था कि उसने, जो ये लोग अरब स्प्रिंग कहते थे, अरब बहारिया कहते थे, उल्टा जो है सऊदी ने उसको बिगाड़ दिया और वही उनके लिए वबाले जान बन गया। आज वही जो लोग अरब बहारिया का नाम लेते थे, आज वो लोग जेलों में इधर उधर वो फिर रहे हैं। वो सारे ममालिक तबाह हैं। हिलेरी क्लिंटन ने इराक के तई सऊदी वजीर खारजा को नसीहत करना चाहिए थी कि इसमें हमारा साथ दें, लेकिन उस वक्त के वजीर खारजा सऊद अल फैसल ने डांट कर फोन रख दिया और इस मसले में बात ना करने की हिदायत दी कि तुम बात नहीं कर सकते हो मुझसे। सऊदी में ओबामा की आमद पर, ओबामा जब वहां गया था मिशाल ओबामा के साथ, तो मलिक सलमान ने जो कुछ किया और उसकी वजह से खुद अमेरिकी मीडिया में ओबामा की जिस तरह हंसी उड़ाई गई, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर कोई जानता है कि किस तरह से बाकायदा डिप्लोमेटिक गुफ्तगू हो रही थी और अजान की आवाज़ जैसे आई उसको छोड़ करके चले गए, अपने साथियों के साथ छोड़ के चले गए। वो लोग इधर उधर की बातें अपना करते रह गए, मुंह खोल करके वो देखता रह गया कि क्या हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया में इसका खूब चर्चा हुआ था कि किस तरह से उसको छोड़ करके चला गया और वो इधर उधर बातें करता रह गया ओबामा।
تحديدا. الملك سلمان يترك إذا اوباما مشاهدينا ويذهب لأهل السلام. يتوالى الاستقبال ويستمر. देखिए बात कर रहे हैं, मुस्तमिर है गुफ्तगू में, लेकिन जैसे वो छोड़ के चले गए, वो अपनी बीवी के साथ और 2-3 إذا के साथी है, الملك سلمان के بن साथ عبد अपना العزيز बातें करता रह गया. استقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جدول الأعمال. إذن هناك اجتماع بعد قليل ما بين الزعيمين. वो लोग चले गए नमाज पढ़ने के लिए. 1973 में शाह फैसल के मौक़िफ़ को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था जब सऊदी ने अमेरिका और उसके यूरोपियन दोस्त ममालिक के तेल को बंद कर दिया था. सब जानते हैं, ये हेनरी किसिंजर भागता हुआ आया था, सऊदी के अंदर आया था, और वो सारे इलाके इसराइल को खाली करना पड़ा, सब छोड़ करके चला गया दबाव से, सऊदी के दबाव से. कहते हैं कि सऊदी जो है फिलिस्तीन को भेज रहा है. अभी इस वक्त इतना इसराइल कब्जा किए हुए, उससे ज्यादा जमीन थी सहारा सेना का, खलीज अकबा, सहारा सेना, नहर सुइज, ये फिलहाल जितना है इसराइल, उससे कहीं ज्यादा वो जगह थी. उसको छुड़ाने में कौन अहम किरदार अदा किया है? सऊदी ने अहम किरदार अदा किया है. उससे पहले 1944 की बात है, मलिक अब्दुल अजीज के इंतजार में घंटों बैठा रहा नहर सुइज के अंदर. ये अमरीकी सदर है, रोजवेल्ट है, इंतजार कर रहा था मलिक अब्दुल अजीज का, किंग अब्दुल अजीज का, बात करने के लिए कि यहूदियों के ताल्लुक से कुछ बात सुन लो, उनको भी वहां बसने की जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अरबों में सबसे बड़े लीडर आप हैं, इसलिए हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं. इन्होंने सख्ती से जवाब दिया था. उस वक्त हर किसी को मालूम है, अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर में वो सारे बयानात आज भी मज़कूर हैं, लिखे हुए हैं, सब पा सकते हैं आप. अफगानिस्तान और इराक पर हमले के वक्त जब सऊदी ने अपनी जमीन देने से इनकार किया था, तो ऐसा लगता था कि अब हमला कर देगा, सऊदी पर भी हमला कर देगा अमेरिका, लेकिन सऊदी ने अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदली. उस वक्त अमेरिकी फौज सऊदी के अंदर मौजूद थी, अमेरिकी बेस था वहां पे सऊदी के अंदर, अफगानिस्तान पर हमला करते वक्त भी, इराक पर हमला करते वक्त भी. इसीलिए सऊदी ने इनकार कर दिया कि हमारे मुल्क से किसी मुस्लिम पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं कर सकते हो, जबकि वहीं पर कतर से, तुर्की से हमला किया गया. पैसा लिया इन लोगों ने, पैसा लेकर के जगह दी. अमेरिकी बेस, जो सबसे बड़ा अमेरिकी बेस तुर्की के अंदर इंजरलीक है, और अल उदैद जो कि खलीज में सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अमेरिका का, यहाँ से इराक को इन लोगों ने तबाह किया. लेकिन सऊदी ने उस वक्त अल जजीरा में, BBC में और बड़े बड़े अखबारात में सऊदी का खूब जो है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, उसके लिए उसकी जो है बातों को फैलाया गया कि सऊदी साथ नहीं दे रहा है अमेरिका का. देखिए अल जजीरा का है, सऊदी तरफ तकदीम तसीलात लिवाशिंगटन ज़रबिल इराक. सऊदी इनकार कर रहा है कि उसकी जमीन से इराक पर हमला किया जाए. ये अल जजीरा पे ये छपा था, इधर ये BBC पे छपा था, सऊदी तरफुल मुशारका फी हर्ब जिद्दल इराक, इराक के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर शिरकत करने से सऊदी इनकार कर रहा है. قطر تمهد للغزو fighting in Afghanistan, in Iraq, in Yemen, elsewhere. ये जो है कतर का वजीर खारजा रह चुका है हमद बिन जासिम आले सानी, किस तरह से बेहयाई के साथ कह रहा है कि हमने अपनी ज़मीन को खोल दिया था, दे दिया था, जब अफगानिस्तान पे हमला करना था, जब इराक पे हमला करना था,
यमन पे हमला करना था, बेहयाई से कह रहा है कि हमने अपनी जगह दिया ताकि इनको सबक सिखाया जाए इन मुल्कों को, ये कह रहा है। आगे जो from उनका our बयान सुनिए, base. They talked to us. ये सऊद फैसल। We told them what we believe, that there is no need to go to war in Iraq, and this is on. कहा, हमने साफ साफ कहा, ये अमरीकी सहाफ़ी को ये इंटरव्यू दे रहे हैं 2004 में, अप्रैल 2004 में, कि हमने साफ साफ कह दिया था अमेरिका को कि इराक पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा सिवाय तबाही के। आपको अगर सद्दाम हुसैन से, इराकी हुकूमत से आपको तकलीफ है तो बात कीजिए, इराकी फौज से बात कीजिए, इराकी हुकूमत से बात कीजिए। बात करने से मसला हल होगा, हमला करने से हल नहीं होगा। इसमें हम आपका साथ कभी नहीं दे सकते हैं, और ना हम इसका साथ देंगे, ना हम जमीन देंगे, ना इसका मशवरा देंगे। इस तरह से साफ साफ इन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात गर्चे इराक से नहीं है, लेकिन हम इराक पर हमला करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। And all we thought had to be done was to tell the Iraqi government and to tell the Iraqi army, you can save Iraq from future problems. सऊदी के इसी मौके पर इराक ने शुक्रिया अदा किया सऊदी का। वहाँ का जो वज़ीर ख़ारजा था तारिक अजीज़, उसने शुक्रिया अदा किया कि हमसे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन फिर भी सऊदी जैसा मुल्क होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए उसको कितनी फ़िक्र है। ताल्लुकात ना होने की बुनियाद पर, हम हुकूमती पैमाने पर उसका इख्तलाफ चल रहा है, लेकिन चूंकि उसे इराकी कौम से मोहब्बत है, इसलिए उसने अमेरिका को अपनी ज़मीन देने से किस तरह से इनकार किया, और इस मसले को गुफ्तगू के ज़रिए से हल करने के लिए कोशिश की। أستاذ طارق عزيز، حال طيبة نشكرهم عليها، يعني ما يشاركون بالعدوان إن شاء الله ما يشاركون، وعيب عليهم يشاركون لأنهم عرب ومسلمين أهل الكعبة والمدينة، يعني كيف؟ कहा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग बहुत भले लोग हैं, उनके यहाँ मक्का है, उनके यहाँ काबा है, उनके यहाँ मदीना है, तो उनसे खैर ही की उम्मीद की जा सकती है, और जैसी उम्मीद थी उन लोगों ने वैसा करके दिखाया। ये बता रहा है तारिक अजीज, उसके ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी शुक्रिया अदा कर रहा है। يعني والله بال90 91 كان قصة الكويت ربما غطاء أو ذريعة، بس هسه على ايش؟ على أسلحة الدمار الشامل. كل الناس تقول كذب، أسلحة الدمار الشامل هي أكذوبة أمريكية بريطانية لتبرير العدوان. يعني السياسي القائد السعودي الذكي المطلع لابد يشعر أنه هو أيضا مستهدف، ومقدمات استهداف السعودية كانت مرئية للرأي العام العالمي والعربي والسعودي من सियासी पैमाने पर बाकायदा तारीफ कर रहा है कि सऊदी की जो सियासी खारजा पॉलिसी है, वहाँ की जो सियासत है, वो पूरी दुनिया में मानी हुई है। वहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, वो कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके करते हैं। فاللي يدخل في اللعبة الأمريكية ضد العراق الحقيقة مو يؤذي العراق فقط، وإنما يؤذي نفسه. अमरीकी जो खेल था, उसके अंदर बहुत सारे लोग गुमराह हो गए और सब शामिल हो गए, लेकिन सऊदी उसमें शामिल नहीं हुआ, अब उसकी चालाकी की वजह से। इस तरह की बात वो कह रहा है। इराक को तबाह किया गया कतर, तुर्की, ईरान को इस्तेमाल करके, और उसके बाद ईरान और तुर्की ने खूब इस्तेमाल किया, खूब उसको चूसा मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन सऊदी ने 2015 में सफारती ताल्लुकात कायम करके वहाँ पे तामीर का काम किया, उसकी तरक्की के लिए काम किया। $1.5 बिलियन इराकी हुकूमत को दिया वहाँ की आबादकारी के लिए, और वहाँ पर पैसा भी लगाया, बहुत सारी चीज़ें। ये सब अमरीकी पस मंज़र में ये सारी बातें मैं बयान कर रहा हूँ। सऊदी के खिलाफ जास्टा कानून बनाया गया। जास्टा कानून क्या है? ये मलिक सलमान के दौर में जो 9/11 में हमला हुआ था, उनके सऊदी पर इल्ज़ाम आया कि वहाँ के बहुत सारे शहरी इसमें शरीक रहे हैं हमला करने में। उसके बाद कई एक पायलट सऊदी थे,
तो इस तरह से सऊदी के खिलाफ ये कानून आया कि अमेरिका के अंदर जो हमला हुआ था उसमें जो लोग मरे थे उनके खानदान वालों को सऊदी गवर्नमेंट मुआवजा देगी। इससे कितनी बदनामी होती सऊदीया के खिलाफ ये कानून बनाया गया। लेकिन क्या किया सऊदी ने इसको वापस लेने पर मजबूर किया। इसके बारे में बताया जा चुका है कि कैसे मजबूर किया मलिक सलमान ने अमेरिकी गवर्नमेंट को। ओबामा की हुकूमत थी उस वक्त, बाद में इसकी हुकूमत आई, ओबामा के दौर में ये बना और ट्रम्प के दौर में ये पास हुआ था, लेकिन मलिक सलमान ने मजबूर किया इसको वापस लेने पर। और ये कौन नहीं जानता है कि सऊदी जिसने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को खत्म करवाने पर ट्रम्प को मजबूर किया, सऊदी जिसने ईरान पर पाबंदी लगवाने में कामयाबी हासिल की है और खित्ते में उसकी सरकशी रोकने में सऊदी ही ने पूरा रोल अदा किया है। ये सारा काम जो है ट्रम्प ने किया है, सऊदी ने बाकायदा इस्तेमाल किया उसको, ट्रम्प को। मतलब सऊदी का किरदार नहीं देख रहे आलमी पैमाने पर कि किस तरह से अमेरिकी सदर को, जो सबसे बड़ा सुपर पावर ताकत है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा अपनी मसलहत में, खित्ते की मसलहत में, मशरिक़ वस्ता की मसलहत में कैसे ट्रम्प को इस्तेमाल किया। मैंने तफसील से बताया था कि किस तरह से ट्रम्प के 4 सालों के अंदर कोई फसाद नहीं हुआ है, अरबों के अंदर कोई हमला नहीं हुआ है, ना नाटो की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना और किसी शरपसंद तंजीमों, मलेशिया यानी जिहादी तंजीमों की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, ना कोई बम धमाका हुआ। ये सब किसका इसमें रोल रहा है, तारीख पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अमेरिका और सऊदी के खारजा पॉलिसी और सियासत को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यमन में हुसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने में अमेरिका हमेशा से खिलाफ रहा, लेकिन अपनी मसलियत की वजह से खामोश रहा। सऊदी मना करने के बावजूद भी वहां पे हमला किया हुसियों के खिलाफ, इसलिए कि वो बराबर खतरा बने हुए थे। इसी तरह से बहरीन पर 2012 के अंदर जब हमला करना हुआ था, वहां पर सरपसंदों ने कैसे हुकूमत को अपने कब्जे में लेना चाहा, तो सऊदी ने मुदाखलत की, अमेरिका ने वहां भी रोकना चाहा, खासतौर से हिलेरी क्लिंटन ने। सऊदी ने सख्ती से मना कर दिया कि हमारे बीच में तुम मुदाखलत नहीं कर सकते हो। और ये यमन और बहरीन, ये दोनों रास्ते थे जिसके जरिए से सऊदी तक पहुंचना था। ये अमेरिका अपने दलालों और एजेंटों, इन राफजियों और इख्वानियों के जरिए सऊदी के अंदर पहुंचना चाहता था और वहां पे फितना फसाद करना चाहता था। अगर ये राफजी और इख्वानी बहरीन पे कब्जा कर लेते, यमन पर कब्जा कर लेते, उसके बाद कुवैत पर कब्जा करना इनके लिए आसान हो जाता, फिर सऊदी पर कभी भी वो हमला कर सकते थे। सऊदी ने जब रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदना चाहा तो अमेरिका ने उस पर एतराज किया और कहा कि मेरा एंटी मिसाइल सिस्टम जो थार्ड है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। लेकिन सऊदी ने अमेरिका के मुतालबे को रद्द कर दिया और आज इस वक्त सऊदी के पास दुनिया के दोनों ताकतवर एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज सऊदी का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। दोनों S-400 जो कि रूस से उसने खरीदा है और इसी तरह से पैट्रियट अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है, दोनों इसके पास मौजूद है। ईरान की तरह अमेरिका ने सऊदी से भी मुतालबा किया कि नॉर्थ थंडर मिसाइल कहां से आया, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन उस वक्त के फरमानरवा शाह फायद ने उस अमेरिकी सफीर को सऊदी से निकाल दिया और ये कहकर कि हमारे मुल्क के दाखिली मामलात में बेजा दखल अंदाजी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इंक्वायरी करना चाहता था अमेरिका। और ये मिसाइल जो है ईरान क्या कहते हैं, चीन से खरीदा सऊदी ने। ये अमेरिकी सफीर ह्यू मोहरान को अमेरिका ने वापस बुला लिया और अमेरिका ने अपने उमूर खारजा के बयान में कहा कि अमेरिका ये सऊदी के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकता है एक सफीर की वजह से। सफीर ने अगर ऐसी बात कही नहीं, उसको उसने जाती मामला करार दे दिया और सफीर को वापस इसको बुला लिया।
गज़बुल मलिक फहद सऊदी अल्लज़ी हज़्ज़ अर्श व हुक्काम अमरीका, अमरीका को हिला दिया और सऊदी के गुस्सा ने, सऊदी के शाह फहद के गुस्सा ने, गज़ब ने, अमरीका ने अपने वज़ीर ख़ारजा, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, ह्यूम हुरान को, कि भाई तूने कैसी बात कह दी। 9 महीने में उसको वापस बुला लिया और नया सफ़ीर बुला के नया सफ़ीर वहाँ पर मुतय्यन कर दिया। ये कौन थे? शाह फहद थे। जवाब दिया कि तुम हमसे जानकारी हासिल करना चाहते हो कि हम भाई हमारा इख्तियार, हम किसी से कोई भी असलहा खरीदें। आज वही मामला ईरान के साथ किया जा रहा है। सऊदी के पास एटमी ताकत है लेकिन कोई पूछ नहीं सकता है। सऊदी कहाँ से मिसाइल खरीदता है, कहाँ से डिफेंस सिस्टम खरीदता है, कोई नहीं कुछ पूछ सकता, ना कोई पाबंदी लगा सकता है। सऊदी को ये लोग मामूली समझ रखे हैं कि अमेरिका का गुलाम है, उसके कहने पे चलता है, उसकी हिमायत में है, उसकी जो है हिफाजत करता है वो अमेरिका। मिस्र के मामला में जब ओबामा ने सऊदी को दूर रहने के लिए कहा तो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सऊद अल फैसल ने उसे डांटा और कहा कि हमारे अरब पड़ोसियों के मामला में तुम्हें मुदाखल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये सऊद फैसल है, ओबामा को डांटा और कहा यहाँ तुम्हें मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, मिस्र हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारे कहने से हम नहीं चलेंगे। तुम इख्वानियों की हुकूमत लाना चाहते हो, इख्वानियों के तुम हीरो हो, रहो तुम हीरो अपने मुल्क में बन करके, यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा। ये देखो क्या कहा सऊद अल फैसल ने। قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده سوف تقطع أي يد تحاول التدخل في شأنها الداخلي। सऊद अल फैसल ने क्या कहा? हमारे दाखिली मामलात में अगर कोई बोलेगा तो हम उसका हाथ काट लेंगे। आलमी चैनल पे कहा। أما عن النظرية التي تتهم الأصابع الخارجية في التدخل فأي إصبع يأتي للمملكة سنقطعه। कोई भी हाथ इधर बढ़ेगा हम उसका हाथ काट देंगे, इस तरह से जवाब इन लोगों ने। ये सारी चीजें कहीं दिखाते नहीं है मीडिया में कि सऊदी हुक्काम का क्या रवैया रहा है, खलीजी अरब के साथ उन लोगों ने क्या किया, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उन्होंने क्या किया, मुस्लिम मुल्कों के साथ उन्होंने क्या किया, फिलिस्तीनी इशू के अंदर सऊदी का क्या किरदार रहा है आज तक, ये सब कोई नहीं दिखाता है। अमेरिका के साथ इसका क्या रवैया रहा है, हमेशा हमसर एक मुल्क, हमसर मुल्क की तरह से टिट बाय टिट हर चीज का जवाब दिया है। सफीर को भगाने की जरूरत पड़ी तो सफीर को भगाया है। अगर कभी दाखिली मामलात में उन्होंने मुदाखलत की तो सख्ती से जवाब दिया, डांटा भी। ऐसा कहीं किसी अमरीकी सदर ने या किसी वजीर ने सऊदी के किसी हुक्काम को डांटा आज तक, या कभी कोई इस तरह की धमकी दिया है, या कभी किसी सऊदी सफीर को अमेरिका ने भगाया है? कभी ऐसा नहीं आप सुनेंगे। सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वरना सऊदी की हक्कानियत मुसल्लम है। अमेरिका जानता है सऊदी की क्या अहमियत है और सऊदी के पास क्या टेक्नोलॉजी है, सऊदी के पास क्या हथियार हैं, वो सब उसको मालूम है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। वरना सऊदी आज ऐसे बचा नहीं रहता, सब टारगेट उसी के खिलाफ बना रहे हैं। दुश्मनों को, काफिरों को तो छोड़ो, खुद जो आस्तीन के साफ हैं वो सऊदी के खिलाफ बनाते हैं। आप देखोगे हज का जो मामला है उसको इंटरनेशनल कर देना चाहिए। ये कौन? ये सब जो मुस्लिम ममालिक हैं, कतर है, ईरान है, तुर्की है, ये लोग इस तरह का मामला उठाते हैं। सऊदी को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए लोग अलग अपना तंजीम बनाते हैं, वहाँ जा कर के, मलेशिया में जा कर के बनाते हैं सऊदी को कमज़ोर करने के लिए। क्या हुआ? सब टूट जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। हर चीज़ का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है कि चूंकि आलमी इस्लाम भी 95% से ज़्यादा ये लोग शिर्क व बिदात वाले हैं, खुराफाती हैं, सूफी हैं,
कब्र पुजवा हैं सब, तो सब एक हैं। कुफार को तो छोड़ो, मुसलमान भी तकरीबन सब खुराफाती हैं, सिवाय 5% भी नहीं होंगे जो सही किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। और सऊदी में वो सब होता है। हरमैन को देख लो किस तरह से पाक साफ है सारी चीज़ों से, सारे बिदात, सारे खुराफात, सारे शिर्क, कोई चीज़ वहाँ नहीं होता है। वहाँ का बच्चा बच्चा तौहीद परस्त है, सारी चीज़ें वहाँ। तो इन लोगों के ये सारी आँख में सारी चीज़ें खटकती हैं, भाती नहीं है। काफिरों को तो छोड़ो, खुद मुसलमान 95% जो हैं उससे ज़्यादा ये खुद चाहते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, चाहते हैं वहाँ पे कोई भी आए, चाहे वहाँ पे ये राफजियों का कब्जा हो जाए, चाहे कब्र परस्तों का कब्जा हो जाए, किसी का भी हो जाए, उनको चलेगा। इसलिए कि सब उसी माहौल के हैं, वो इस माहौल के नहीं है। उनके यहाँ तौहीद कोई माना ही नहीं रखता है, किताब और सुन्नत उनके यहाँ कोई माना ही नहीं रखता है। उनके यहाँ वही बुजुर्गों की कहानियाँ, किस्से, कहानियों वाले आदमी हैं, ख्वाब वाले आदमी हैं, शिर्क और बिदात वाले आदमी हैं। तो वैसा होने चाहिए, वही चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है, इसीलिए सब उसके खिलाफ। लेकिन कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जो अल्लाह पर जिसका यकीन है, जिसकी वहदानियत पर यकीन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथ देता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।